नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। रोज़ एक लड़का मेरे पार्लर में आकर वेटिंग एरिया में बैठकर डायरी लिखा करता था। मैं बड़ी हैरान होती थी। वह रोज़ वहाँ बैठकर मुझे घूर घूर कर देखता था। मैं उसकी शिकायत किसी से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सिर्फ मुझे देखता था। कुछ कहता या फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। एक दिन वह अपनी डायरी छोड़कर चला गया तो मैंने उसकी डायरी उठा ली, और जब घर आकर मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं बचपन से ही अपनी नानी के घर रहा करती थी। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था। सब कहते हैं कि जब मैं 1 साल की थी तब उनकी एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन मैं किसी वजह से बच गई थी। तब मेरे नाना नानी मुझे अपने घर लेकर आ गए थे। मैंने उनके घर पर ही उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, लेकिन एक एक करके मेरे नाना और नानी की भी मौत हो गई। मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे मामा ने उठा ली। वहाँ पर मेरी भाभी का भाई भी रहता था। मेरी भाभी अपने 6 साल के भाई को दहेज में लेकर आई थी। मेरे 4 साल के होने के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे मामा मामी ने उठा ली थी। दिन इसी तरह से गुजरने चले गए। मामी के भाई के साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी। सुना था कि मामी के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। जब उनकी शादी मामा के साथ हुई तो वह अपने साथ अपने भाई को लेकर आंगन में थी, और मेरे मामा ने उसको पालने की जिम्मेदारी उठाई थी। मेरी मामी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 17 साल की थी। मेरे मामा ने मामी को बेसहारा होने से डर से एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें लगा कि वह उनको सहारा दे सकते थे, क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी मामी ने मेरी परवरिश तो की, लेकिन मुझ में और अपने भाई में बहुत फ़र्क करती थी। वह हमें अपने भाई को अपनी औलाद की तरह प्यार करती थी और मेरे साथ दुश्मनों के जैसा बिहेव करती थी। मैंने कभी मोहब्बत जैसे कोई चीज़ नहीं देखी थी। बस पेट भरने के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल जाया करता था, यही मेरे लिए बहुत था। मैं 7 साल की हो चुकी थी और मेरी मामी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। खेलकूद की उम्र में ही मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनना सब कुछ मैं करने लगी थी, और इसके अलावा मामी जो भी मुझसे काम कहती वह सब काम मुझे करने पड़ते थे। मामी का भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसे मेरी बहुत फिक्र रहती थी। जब मुझे मम्मी बासी खाना देती तो वह मुझे अपने हिस्से का ताज़ी खाना लेकर दिया करता था, और हम दोनों आधा आधा बांट कर खाते थे। वह काफ़ी सारे कामों में मेरा हाथ भी बटा दिया करता था, लेकिन जब मामी उसे मेरे साथ काम करता हुआ देखती तो वह उस पर बहुत चिल्लाती थी और साथ साथ मुझे भी डांट लगाती थी। मामी के भाई का नाम रोशन था। एक दिन सफाई करते हुए मेरे हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। मैं गिलास के टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा रही थी, तभी एक टुकड़ा मेरी उंगली पर लग गया और मेरी उंगली से खूब खून बहने लगा था। उस दिन घर पर रोशन भी मौजूद नहीं था, पर अपनी ट्यूशन पर गया हुआ था। मैं अपना हाथ लेकर मामा के पास चली गई और कहने लगी कि मामा जी, मेरे लिए एक बैंडेज ला दीजिए, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। पर इस पर मामी ने मामा से यह कहने की बजाय कि वह मुझे बैंडेज लगा दे, वो उल्टा ही मुझे गिलास टूटने पर डांटने लगी। मामा जी तो बस मामी के सामने खामोशी रहते थे। मामी मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में ले गई और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उनका कहना था कि मैं बस हमेशा उनके सामान का नुकसान ही करती रहती हूँ। इस मार की वजह से मैं इतना डर गई कि जब तक मामी मुझे किसी काम के लिए कमरे से बाहर न बुलाती तब तक मैं बाहर नहीं आती थी। मैं डरी सहम सी रहने लगी थी। रोशन ने जब मेरा हाथ देखा तो वह मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई। मैंने उसको बताया कि बस गिलास टूट गया था, उसका कांच उठा रही थी, तब यह चोट लग गई। लेकिन उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी देखे तो वह समझ गया कि रोशन कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कोमल आदित्य का स्कूल 6th क्लास था। सुना था कि आगे उसके स्कूल की ब्रांच 6th क्लास से दूसरे शहर में है। वह दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाला था और वहीं पर उसके रहने का इंतजाम कर दिया गया था। उसकी बहन उसको पढ़ा लिखाकर किसी काबिल बनाना चाहती थी, जबकि कहीं मामा मामी ने मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान तक नहीं दिया था, इसलिए वह दूसरे शहर में जा रहा था। वह सिर्फ छुट्टियों में ही हमारे घर आता जाता। इस घर में आदित्य के अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। रोशन के जाने पर मैं बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई बहुत करीबी इंसान मुझे छोड़कर जा रहा है। रोशन ने मुझसे वादा किया था कि वह स्कूल की छुट्टियों पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आया करेगा और मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि बचपन बहुत सुहाना होता है, पर मेरे बचपन की यादें इतनी भयानक हैं कि आज आज फिर मुझे वह बातें याद आ जाती हैं तो मैं नींद से भी चौंक कर उठ जाती हूँ।
अब इस घर में मैं अकेली रह गई थी। मामी की तो अपनी कोई औलाद नहीं थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था। रोशन मेरा दोस्त बन गया था। अब वह भी मुझसे दूर जा चुका था। रोशन मुझसे बहुत खुश रहता था, पर मामी अपनी मौजूदगी में मुझे उससे बात तक नहीं करने दिया करती थी। रोशन तो जा चुका था, पर मेरी जिंदगी वहीं के वहीं रह गई थी। जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली जा रही थी, मुझ पर काम का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं 11 साल की हुई तो घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। अब तक मामा भी इस बात को अच्छी तरह से मान चुके थे कि मैं इस घर की नौकरानी बन गई थी। अब मैं बड़ी हो रही थी, जवान भी हो रही थी। मुझ में भी बार बार अपनी इंसल्ट करवाने की हिम्मत खत्म होती चली जा रही थी। रोशन तो जब स्कूल से गया था, वापस ही नहीं आया था। मामी का कहना था कि हम लोग खुद जाकर उसके स्कूल में आते हैं तो वहाँ यहाँ आकर क्या करेगा। आखिरकार वह मामी का भाई था। उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गए थे। स्कूल जाने के बाद वह मुझे भूल गया था और फिर वह आया भी नहीं। उसने मुझसे वादा किया था कि वह हर बार छुट्टियों पर आया करेगा, पर हर छुट्टियों पर मामा मामी जाकर उससे खुद ही मिलकर आया करते थे और मैं उसकी याद में हर छुट्टियों पर उसका इंतजार करती थी। इतने साल गुजर गए थे पर वह नहीं आया था। मुझे मामी का खुद पर हुक्म चलाना अच्छा नहीं लगता था और इस घर में नौकरानी की तरह हमेशा काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आखिर मैं भी तो मामा की बहन की बेटी थी। वह चाहते तो मामी से मेरी इज्जत करवा सकते थे, पर उन्हें भी अपनी पत्नी के लिए एक नौकरानी मिल गई थी। 14 साल की उम्र तक मैं इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही बनकर रह गई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी। और फिर एक दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। आखिरकार मैं भी कामयाब होना चाहती थी। मैं इस घर से निकलकर कुछ बनना चाहती थी। अभी मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। मैं नौकरानी बनकर अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और मेरा प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि मुझे अपना प्लान कामयाब करने के लिए मौका जो मिल गया था मामा मामा किसी फंक्शन में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को अंत तक जरूर सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कहानी को फिर से शुरू करते हैं। जा रहे थे और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे। वह वैसे भी जहाँ जाते थे मुझे घर पर अकेला ही छोड़कर जाते थे, घर का ध्यान रखने के लिए। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मामा मामी तो किसी की शादी में चले गए थे और एक कह गए कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, ध्यान रखना घर में कोई घुस ना जाए। मैं इन लोगों से तंग आ चुकी थी और आज ही मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था कि मैं इन सबसे आज़ादी हासिल कर सकूं। तो मैंने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाजे को ताला लगाकर चाबी मेन गेट की साइड पर ही रख दी थी। जब मैंने आँख खोली थी तब मैंने खुद को इस घर में ही पाया था, क्योंकि मुझे इस घर में मेरे नाना नानी लेकर आए थे और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। जब वह लोग मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मामा मामी के सहारे पर रह गई और इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी। मेरी आंखों में आंसू थे और नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। मैं ताला लगाकर चाबी साइड पर रखकर आगे बढ़ गई और पीछे पलटकर घर को तक नहीं देखा। यह घर छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर इस घर से कभी मुझे इज्जत नहीं मिल पा रही थी, प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसकी मैं हमेशा तलबदार थी। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गई तो ज़िंदगी भर यहाँ रहकर तकलीफ भरी ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। वहाँ से निकलकर मैं सीधी स्टेशन पर चली गई थी। पता नहीं कौन सी ट्रेन में बैठ गई थी और कहाँ जाकर उतर गई थी। मैं जगह के नाम भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं घर से कभी निकली ही नहीं थी। बस कभी कभी अपने मोहल्ले की दुकान से ही मामी के कहने पर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चली जाती थी। बस मैंने इतनी ही बाहर की दुनिया देखी हुई थी। मेरे पास कुछ पैसे थे जो कभी कभी मामा मुझे मामी से छुपकर दे दिया करते थे, पर कभी मैंने इन पैसों को खर्च नहीं किया था, इसलिए वह पैसे मेरे ही पास रखे थे। इन पैसों से मैंने ट्रेन का एक टिकट खरीद लिया था और इस शहर से भी दूर निकल आई थी। नया शहर बहुत ही बड़ा था, पर ना तो मुझे इस शहर का नाम पता था और ना ही कोई ठिकाना था। मैं सुबह सवेरे ही शहर में उतरी थी। इस शहर में उतरकर बस मैं चलती हुई चली जा रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। रात को मुझे एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया और मैं उस अनाथ आश्रम के अंदर चली गई। अनाथ आश्रम के अंदर जाने के बाद मैंने मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। मैं अंदर गई तो वहाँ के बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। इतने सारे बच्चों को देखकर मैं घबरा गई थी और मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ अब तक क्या होता आया है
और मैं यहाँ पर किस तरह से पहुँच गई। वैसे भी यह सरकारी अनाथ आश्रम था। यहाँ पर बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। वहाँ की वार्डन ने मेरा नाम ऐड कर दिया था। मैंने बता दिया था कि मैं भी अनाथ हूँ और इस आश्रम की मुझे ज़रूरत है। मैं उन लोगों के साथ रहने लगी। मेरा भी नाम वहाँ पर ऐड हो गया था। कुछ साल मैंने वहीं पर गुजार दिए थे। मैं वहाँ पर बुकिंग किया करती थी। वहाँ की वार्डन को मेरे हाथ की कुकिंग बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाने पर रख दिया था। धीरे धीरे इसी तरह से काफ़ी साल गुजरते चले गए और मैं अनाथ आश्रम में ही खाना बनाया करती थी। वहाँ पर मुझे कुछ पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन वहाँ के बच्चों का प्यार, सुकून भरी जिंदगी और पेट भर कर खाना जरूर मिलता था। मैं 18 साल की हो गई थी। मैं देखने में अब एक सेहतमंद और जवान लड़की बन गई थी, जबकि मामा जी के घर पर मुझे बचा हुआ खाना दिया जाता था। यहाँ आश्रम पर खाने के साथ साथ मुझे खाना बनाने की सैलरी भी दी जाती थी। यहाँ पर मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज़ादी मिली हुई थी। तभी तो मेरे इतने साल यहाँ पर हंसी खुशी किसी तरह से गुजर गए। मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने दिल लगाकर यहाँ के आश्रम को संभाला हुआ था, लेकिन आखिर मैं कब तक इस आश्रम में काम कर सकती थी। मुझे अपना भी कुछ अलग से बिजनेस करना था, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने आश्रम के वार्डन से बात की और कहा कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। वार्डन ने कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, मैं तुम्हें कैसी कोई नौकरी दिलवा सकती हूँ। हाँ, तुम इतना जरूर कर सकती हो कि तुम कोई काम सीख लो। इसके बाद अगर तुम वो काम करना स्टार्ट करोगी तो अच्छा कमा लिया करोगी। वार्डन ने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे तो खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करने का बड़ा शौक था। मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीख लेती हूँ, इसलिए मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने की ठान ली थी। एक पार्लर में ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाने लगी थी। साथ ही साथ मैं अनाथ आश्रम के बच्चों का खाना भी बनाया करती थी और दोपहर को 2-3 घंटे के लिए पार्लर का काम सीखने भी चली जाती थी। एक दिन जब मैं अनाथ आश्रम आई तो वहाँ की वार्डन ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है। वार्डन की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर इतना सालों से नौकरी कर रही हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने अपने दिल की ठान लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी ही सीधी सादी और सिंपल लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी। मैंने जब आश्रम के बाकी लोगों की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुझे हाँ में हाँ सर हिलाने के लिए कहा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो अचानक चौंक गई थी। वर्णन यह कैसी बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके आ गया है, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ और अभी यह देखता वक्त तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछने का है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। वर्डन के बेटे को मैंने पहले से ही देखा हुआ था, क्योंकि 1-2 बार वह अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। वह बहुत ही पढ़ा लिखा था, जबकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ मैं खूबसूरत थी। बस वह मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और वर्डन का कहना था कि मैं तुम्हारी समझदारी और खूबसूरती देखते हुए तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। फिलहाल मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी और मेरा वर्डन के बेटे के साथ शादी हो गई थी। वर्डन के बेटे का नाम रोशन था। रोशन मुझ एक अच्छा पति साबित हुआ था और मुझसे बहुत ही प्यार करता था और वर्डन भी बहुत अच्छी। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी मेरी सास वाला नहीं था। वह हमेशा मुझे मेरी माँ जितना प्यार किया करती थी। मैंने तो कभी अपनी माँ के प्यार का महसूस नहीं किया था, क्योंकि कभी मैंने अपनी माँ को देखा नहीं था। लेकिन वर्डन मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वह अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने वर्डन की नौकरी छोड़ दी थी और वह घर में ही रहकर आराम किया करती थी। मैंने भी अब पार्लर का काम सीखना छोड़ दिया था। मेरा 3 महीने का कोर्स पूरा तो नहीं हो पाया था, पर पूरे 2 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। मेरे पति इस घर के अकेले ही वारिस थे, क्योंकि उनका कोई भी भाई नहीं था। मेरे पति जब भी काम से घर वापस आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी टांग टूट गई, जिस वजह से वह बेचारे चल फिर नहीं सकते थे। अब उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था और मेरे सास भी बीमार रहती थी। अब हमारे घर पर बहुत परेशानियां आने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि घर का कमाने वाला भी बैठ गया था। मेरी सास की पेंशन आती थी, जिससे महीने का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन ऐसे कब तक चलता। मुझे भी तो कुछ करना था।
मेरी सास और पति की दवाइयों का इतना ज़्यादा खर्चा था कि सारे के सारे पैसे तो इन लोगों की दवाइयों में ही ख़त्म हो जाते थे, जिसके बाद और भी बहुत सारे खर्चे होते थे और कुछ जुड़ नहीं पाता था। मैंने सोचा कि मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझसे और कोई काम नहीं आता था और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ब्यूटी का कोर्स मैंने किया था, इसलिए छोटी छोटी नौकरी तो मुझे आसानी से मिल जानी थी। मेरी सास ने बहुत रोका था। वह कहने लगी कि इस घर में हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं आप लोगों के लिए ही तो यह नौकरी करना चाहती हूँ। मैं दिन में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नौकरी किया करूँगी और बाकी सारे टाइम आप लोगों की सेवा किया करूँगी। फिर भी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूँ और अपनी ससुराल के बिगड़े हुए हालात को पहले की तरह संभाल लूँ। मैंने ब्यूटिशियन को थोड़ा बहुत काम सिखाया हुआ था। जब मैं पार्लर में नौकरी की तलाश में गई तो उन्होंने मेरा काम देखते हुए मुझे नौकरी पर रख लिया था, जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिल जाया करती थी। मैंने वह नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति और मेरी सास बात सुनकर बहुत खुश हुए थे और उन लोगों ने मुझे नौकरी करने से अब भी रोका था, पर मैं इस तरह से कैसे चल सकता था। अब तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था और फिर इस टाइम में तो डिलीवरी भी बहुत महंगी बैठ रही है और उसके बाद बच्चे के बहुत सारे खर्चे। यही सब देखते हुए मेरे पति ने मुझे ज़्यादा रोकने की जिद नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी और साथ साथ अपने बच्चे का भी। अपने बच्चों के आने की खुशी मुझे ऐसे लग रही थी जैसे मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। जो कभी मेरा सपना था कि मेरा भी कोई इस दुनिया में अपना हो, भगवान ने एक एक करके मेरे सारे दुखों के बदले मुझे सुख दे दिए थे। यह सच है कि औलाद की खुशी इतनी बड़ी लगती है कि जो जिसके सामने दुनिया के सारे गम फीके लगने लगते हैं। और मैंने भी अब पिछली ज़िंदगी के दुख भुला दिए थे और मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को बिल्कुल भूल चुकी थी। उस घर से भाग निकलना मेरे लिए कितना अच्छा साबित हुआ था। मैं भी पार्लर में काम करने के साथ साथ मैं घर के सारे काम किया करती थी। मेरी इतनी मेहनत और लगाव देखकर मेरे पति और साथ बहुत खुश होते थे। यह ज़िंदगी का ऐसा वक्त था जिसमें मुझे काम करके भी खुशी मिल रही थी। एक दिन मैं पार्लर से वापस आई तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सास की मौत हो गई थी। मेरे पति अपनी माँ को लिपटकर बहुत रो रहे थे। मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। अपनी सास की मौत पर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। अपनी सास के मरने के 4-5 दिन के बाद मैंने फिर से नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति घर में अकेले रह गए थे और पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। लेकिन अभी मेरे ऊपर एक और कयामत टूटने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को अभी 7 महीने हुए थे। मेरे पति भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अपने पति के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं हर तरह से उनका ख्याल रखती थी और साथ साथ पैसा भी कमा रही थी कि ताकि उनके इलाज में कोई कमी न आ सके। यह वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मेरी सास और मेरे पति मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे भरपूर मोहब्बत दी थी और वही फिर से मुझसे दूर हो गए थे। अब मैं अपने परिवार में अकेली रह गई थी और अपनी डिलीवरी होने का इंतज़ार कर रही थी। 6 महीने जैसे तैसे पूरे हो गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। 1-2 महीने मैंने उसकी परवरिश की, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह मेरी बेटी भी बेइज्जत भरी ज़िंदगी गुजारे। मैंने जैसे ज़िंदगी गुजारी थी, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को वैसा नहीं करना चाहती थी और अब तो मेरा गुजारा बिना किसी काम के भी हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं अकेली रह गई थी। अगर मेरे पति जिंदा होते तो अपनी बेटी के लिए कमाते, पर मेरी बेटी की परवरिश करने वाला अब इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए मुझे ही मेहनत करनी थी। मैं अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर पार्लर जाने लगी। अगर यह नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मुझे और कोई काम नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं पार्लर में ही काम करती थी। मैं अपनी बेटी को लेकर 1-2 दिन में ही पार्लर पर काम लग गई तो मुझे बहुत परेशानी हुई। पार्लर की मालकिन ने कहा कि तुम्हारी बेटी के होने की वजह से काम में अड़चन पैदा हो रही है, इसलिए तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर नहीं आओगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था जिसके हवाले मैं अपनी बेटी को कर देती। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में बर्डन के हाथ सौंप दूँ, वह उसका ख्याल रख लिया करेगी। नई बर्डन भी बहुत अच्छी थी और आश्रम के सारे लोग मुझे पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। दिन में वह मेरी बेटी को संभालते और जैसे ही
मैं पार्लर से फ्री होती अपनी बेटी को लेकर घर आ जाया करती थी। मेरा दिल अपनी बेटी पर ही अटका रहता था। अब मैं अपनी बेटी को आश्रम छोड़कर ही पार्लर में काम करने जाने लगी थी। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि एक लड़का वेटिंग एरिया में बैठा हुआ होता था और उसके हाथ में एक डायरी और पेन भी मौजूद होता था। वह शायद उस डायरी पर कुछ लिखा हो रहा था। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से हो रहा था। वो लड़का रोज आते जाते मुझे घर घर कर देखता रहता। मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं ले सकती थी क्योंकि वह सिर्फ मुझे देखता था, कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिसकी वजह से मैं उसकी शिकायत पार्लर में किसी से कर देती। रोजाना आते जाते वह लड़का मुझे घूर घूर कर देखता था। मुझे उसका घूरना बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि वह बिना पल के चुपकाए मुझे देखता रहता था। मेरी बेटी के पैदा होने के बाद जब से मैं यहाँ दोबारा से नौकरी पर आई थी तभी से मैं इस लड़के को यहाँ पर देख रही थी। इससे पहले तो कभी मैंने इस लड़के को यहाँ नहीं देखा था। काम करते हुए बार बार मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ ही जाता था। जाने वह लड़का कौन था। पार्लर में जबकि काफ़ी सारी लड़कियाँ काम करती थी लेकिन वह सिर्फ मुझे ही घूर घूर कर देखता था। इस बात के बारे में मैंने पार्लर की लड़कियों से पूछा तो वह कहने लगी कि हम भी नहीं जानते कि वह लड़का कौन है, लेकिन वह तो सिर्फ अपनी डायरी में ही बिजी रहता है, कभी हमसे नज़र उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन ना जाने क्यों वह सिर्फ मुझे ही नज़र उठाकर देखता था और घूरता भी रहता था। काफ़ी दिनों से लगातार यह सब कुछ चल रहा था। वह लड़का हर दिन मुझे आते जाते देखता और घूरता रहता, पर जब मैं उसे छुपकर देखती तो वह अपनी डायरी पर कुछ लिख रहा होता। अब हर दिन ऐसा ही होता था। वह मुझसे देखता और देखते ही डायरी में कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाता। मुझे समझ नहीं आया था कि वह अपनी डायरी में रोज ही क्या लिखता होगा। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कभी अगर उसकी डायरी मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं कैसे पता लगा सकूंगी कि वह अपनी डायरी में क्या लिखता है। अब वह लड़का किस दिन पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठा होता तो किसी दिन नहीं बैठा होता था। अब जिस दिन वह लड़का मुझे पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ दिखाई नहीं देता तो मुझे उसका इंतजार और फिक्र लगी रहती थी कि ना जाने आज वह यहाँ पर बैठा क्यों नहीं है। फिर मैं खुद ही परेशान हो जाती कि मुझे क्यों एक अनजान लड़के के ना आने से इतनी फिक्र होने लगी है, पर इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं था। वो लड़का था ही इतना अजीब जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। जाने ऐसा क्या काम होगा जो वह लड़का यहाँ पर नहीं आ रहा। इधर मुझे हमेशा अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी। एक दिन जब मैं पार्लर से घर जा रही थी तो मैंने देखा कि वह लड़का जिस सीट पर बैठता था वहाँ पर वह लड़का मौजूद नहीं था, पर उसकी डायरी वहीं पर मौजूद थी। मैंने इधर उधर देखा तो वह मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने उसकी डायरी उठा ली और मैं उसे लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने डायरी को पढ़ने की कोशिश करी पर मेरी कुछ नहीं समझ आया क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस डायरी के बारे में जानकर ही रहूँगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ठान लिया कि कल जब मैं पार्लर से छुट्टी पर घर जाते टाइम अपनी बेटी को लेने के लिए जाऊंगी तब वार्डन से कहूंगी कि वह मुझे डायरी पढ़कर सुना दे। मैंने जब वार्डन को डायरी पढ़ने के लिए दी और उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाई तो मेरे होश उड़ गए थे। यह सब कुछ क्या हो रहा था और इसमें क्या लिखा हुआ है। उस डायरी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपनी इस कहानी में आपको उस डायरी के सारे पन्नों की दास्तान तो नहीं सुना सकती, पर जो कुछ मेरे लिए लिखा हुआ था वह जरूर बता सकती हूँ। उस लड़की ने आखिर मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा था। आखिर इसका मेरे साथ ऐसा कौन सा ताल्लुक था। मेरा तो कोई आगे था ही नहीं, ना कोई पीछे था। फिर किस तरह से मुझ पर यह कयामत टूट पड़ी थी। मेरे होश उड़ गए और मैं डायरी और अपनी बेटी को लेकर अनाथ आश्रम से अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर को वापस आ गई थी। बार बार मेरे दिमाग में इस डायरी में लिखी हुई बातें घूम रही थी। उस डायरी में मेरे नाम के साथ लिखा हुआ था कि इस पार्लर में जो लड़की काम करती है उसका नाम सीमा है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ और तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली गई थी। आखिरकार यह लड़का कौन था। अपने पति के अलावा मैंने कभी किसी लड़के की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखा था। फिर यह लड़का इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता था कि मैंने इसे धोखा दिया और मैं इसको छोड़कर चली गई थी। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ घूम रहा था।
और समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का ऐसी बातें क्यों कह रहा है। और यह तो पक्का था कि इसने मेरे बारे में ही लिखा था, क्योंकि मेरा नाम ही सीमा था और मैं ही उस पार्लर में काम करती थी। मैं परेशान हो गई थी और अब मुझे इस लड़के की तलाश थी कि आखिर उसने मेरे बारे में डायरी में यह सब कुछ क्यों लिखा हुआ था। आखिर वह क्या चाहता था? क्या वह मुझे पहले से जानता था? मगर मैंने उसे जब से देखा था मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि मैं उसको जानती हूँ। इस बारे में सोच सोच कर मेरा चैन और सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बस मुझे हमेशा इस लड़के की तलाश रहती थी। वह लड़का अपनी डायरी छोड़कर जा चुका था। मुझे लगा था कि शायद वह अपनी डायरी वापस लेने के लिए ज़रूर आएगा, वेटिंग एरिया में आएगा। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती थी कि वह ज़रूर अपनी डायरी लेने के लिए आएगा, पर मुझे तो वह कहीं नजर नहीं आता था। इस तरह से लगभग 1 महीना हो गया था और उसकी डायरी मेरे पास ही रखी हुई थी। मैं अपनी डायरी की तलाश के लिए आया ही नहीं था। अब मैंने उस लड़के की तलाश करना छोड़ दी थी और मैं यही सोच रही थी कि एक ना एक दिन वह मुझे ज़रूर मिल जाएगा। मिलते ही मैं उससे ज़रूर सवाल करूंगी कि तुम कौन हो और तुमने अपनी डायरी में मेरे बारे में यह सब कुछ क्यों लिखा हुआ है। फिर कई महीनों के इंतजार और तलाश के बाद एक दिन वह लड़का मुझे पार्लर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे गया था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। मैं पार्लर ऑटो से जाती थी। मैं ऑटो से उतरी ही थी तभी मेरी नज़र पार्लर के दरवाजे पर खड़े हुए उस लड़के पर चली गई थी। उसके करीब जाने के लिए जल्दी से मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और मैं पार्लर की तरफ जाने लगी। शायद उस लड़के ने मुझे देख लिया था। मुझे देखते ही वह लड़का फौरन पार्लर के अंदर घुस गया और सीढ़ियाँ चलकर ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं जल्दी से भागकर ऊपर की तरफ गई और वहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म हो गई थी। वहाँ पर वह रुक गया और नज़र झुकाकर खड़ा हो गया। मैं जल्दी से उसके करीब गई और मैंने उसे कहा कि अब तुमने भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने अपनी डायरी में मेरे बारे में यह सब कुछ क्यों लिखा है कि मैं तुम्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ आ गई थी। आखिरकार तुम हो कौन? मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ और तुम क्यों मुझे घर घर कर यहाँ बैठकर देखा करते थे। उसने मुझे देखकर कहा कि मैं तो तुम्हें यहाँ पहली बार नज़र देखते ही पहचान गया था, पर क्या तुम मुझे नहीं पहचान सकी? मैं कौन हूँ? मैं कन्फ्यूज में आ गई थी और सोचने लगी कि मैं तो ऐसी शक्ल वाले किसी इंसान को नहीं जानती। उसने मुझे शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोशन था। रोशन जो मेरा बचपन का दोस्त था और मेरी मामी का भाई था। उसे देखते ही मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उससे नाराज थी, क्योंकि वह जब मुझे छोड़कर जा रहा था तो उसने वादा किया था कि वह मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा, पर जब वह आए तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। मैंने उसको जब यह बात बताई तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था। मेरी दीदी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं तुमसे बहुत हमदर्दी रखता हूँ। जब मेरी छुट्टियों के दिन आते थे और मेरे घर आने का टाइम होने वाला होता तो मेरी दीदी और जीजा जी खुद मुझसे मिलने के लिए हॉस्टल आ जाते थे। उन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया मिलने का और ना ही कभी घर आने का। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि तुम घर से भाग गई हो। मैं यह सुनकर बेचैन हो गया था कि जरूर मेरी दीदी ने तुम्हारा जीना दुश्वार कर दिया होगा और इन्हीं परेशानियों से तंग आकर तुम उनके घर से भाग गई हो। दीदी और जीजाजी ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, जबकि जीजाजी का कहना था कि वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। लेकिन दीदी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, चली गई है तो जाने दो। उन्हें तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे भी यह लगा कि अच्छा हुआ तुमने उस घर को छोड़ने का फैसला कर दिया। वैसे भी वहाँ तुम्हारा था ही कौन, और तुम्हारे साथ वहाँ पर जुल्म ही होते आए थे और आगे आने वाली ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ होने वाला था। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी। ना जाने तुम कहाँ पर होगी, कैसी होगी। मेरे दिल में हमेशा तुमसे मिलने की तमन्ना जागती रहती थी, पर मेरी दीदी ने कभी मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। उनका इरादा कोई मुझे अच्छी शिक्षा देना नहीं था, बल्कि उनका इरादा मुझे तुमसे दूर करने का था, जिसे मैं बच कामयाब हो गई थी। रोशन ने बताया कि 2 साल पहले दीदी और जीजा जी के घर में भयानक आग लग गई, जिसमें दीदी और जीजा जी की दोनों ही जलकर राख हो गए। उन दोनों का इलाज काफ़ी दिनों तक चलता रहा, पर वो दोनों नहीं बच सके। उनको उनके लिए ही सज़ा मिल गई, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, उनकी तबीयत पूछने वाला भी कोई नहीं था। उन दोनों की मौत हो चुकी है
और जब मैं इस शहर में नौकरी करने के लिए आया और मैंने पहली बार जब तुम्हें यहाँ पर इस पार्लर में काम करते हुए देखा तो मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम ही राधिका हो, क्योंकि तुम बचपन में भी इतनी प्यारी थी और आज भी इतनी प्यारी हो। मैंने कहा, पर तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। रोशन ने कहा, तभी तो तुम मुझे नहीं पहचान सकी। उसने मुझे बताया कि मैं हर तुमसे बात करने की कोशिश करता था पर मुझे कोई मौका नहीं मिलता था। मुझे लगा कि कहीं अगर तुम मुझे नहीं पहचान सकी तो तुमने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो यहाँ के लोग मुझ पर शक समझे, कहीं यह न सोचे कि मैं लड़की को छेड़ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पार्लर के अंदर आने और जाने का टाइम पता था, इसलिए मैं यहाँ बैठकर डायरी लिखा करता था। एक दिन मैं गलती से डायरी भूल गया और मुझे पता था कि जरूर वह डायरी तुम्हारे ही हाथ लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हारा नाम मेंशन किया हुआ था और फिर उसके बाद तुम भी मुझे तलाश करने की कोशिश करोगी। उसने मुझसे पूछा कि अब तुम अपने बारे में बताओ, तुमने यहाँ आने के बाद क्या क्या किया। मैंने अपनी इतने सालों की पूरी ज़िंदगी के बारे में रोशन को बता दिया कि मैं इस तरह से यहाँ आई और किस तरह से इतने साल अनाथ आश्रम में रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी सास और पति की किसी तरह से मौत हो गई और अब मेरी एक बेटी भी है। रोशन ने कहा कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, एक दीदी और जीजा ही थे, वह भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूँ और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। रोशन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। उसने कहा कि मैं तुमसे इतने दिनों से बातचीत करने से डरता रहा, पर मैंने सोच लिया था कि जैसे ही तुम मुझे पहचान जाओगी मैं फ़ौरन ही तुमसे अपनी पसंद का इजहार कर दूंगा और बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तब मुझे पता भी नहीं था कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। आज भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश करूँगा, कभी तुम्हारी बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से अनाथों वाली ज़िंदगी हम दोनों ने गुजारी है उसी तरह की ज़िंदगी तुम्हारी औलाद या फिर मेरी औलाद भी गुजारे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ शायद यह सब कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन अब उस सब को बदल दी भी सकता है। ज़िंदगी और मौत किसी के बारे में नहीं है, और अगर आज भी तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो तुम जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। मैं तुमसे कभी जिद नहीं करूँगा। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ, उसकी खातिर तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे रोशन की यह सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए मैंने यही फैसला किया कि मुझे रोशन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मुझे एक बार फिर से दोबारा ज़िंदगी को जीने का मौका दे रही थी और मैंने यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। क्योंकि जिस तरह से मैंने अनाथों वाली ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपनी बेटी को वही ज़िंदगी नहीं देना चाहती थी। यही सब सोचते हुए मैंने रोशन के साथ शादी कर ली। रोशन ने जैसा कहा था वैसा तरीका दिखाया था। उसने मेरी बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा, हमेशा मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश की। आज मेरी बेटी 7 साल की हो गई। मैं आज भी अपनी बेटी और रोशन के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रोशन और मेरी कोई औलाद नहीं हो सकी। रोशन ने हर कामयाब साथ दिया, उन्होंने मेरी पार्लर वाली नौकरी भी छुड़वा दी और ख़ुद ने एक अच्छी नौकरी भी मुझे और मेरी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। आज मैं अपने पति और बेटी के साथ बहुत खुश रहती हूँ और कभी मुझे अपना बीता हुआ कल याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान ऐसा किसी बच्चे के साथ ना करे जैसा हमारे साथ हुआ था। किसी का बच्चा अनाथ हो, क्योंकि परवरिश अपनी औलाद की अपने माता पिता कर लेते हैं, वह कोई दूसरा नहीं करता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो आप अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।